सैयद सरदार शाह साहब। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बात शेर व शायरी से शुरू होती है और शेर व शायरी पे ख़त्म होती है। बड़े आले ज़ौक़ हमारे दोस्त इधर भी हैं उधर भी हैं। तो एक मोहसिन नकवी साहब का शेर है कि ये हुजूम शहर सितमगिरा, ये हुजूम शहर सितमगिरा, न सुनेगा तेरी सदा कभी। ये हुजूम शहर सितमगिरा, न सुनेगा तेरी सदा कभी। मेरी हसरतों को सुखन सुना, मेरी ख्वाहिशों से खिताब कर। एक जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, खुशाइंद बात यह है कि मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ स्पीकर साहब आपको, जिस अंदाज में आपने टाइम बाउंड सेशंस चलाए हैं और जितने ज़्यादा मुकर्रीन ने खिताब किया है, मैं समझता हूँ कि माजी में शायद इतने मुकर्रीन ने खिताब ना किया हो जो नंबर मैंने देखा है। दूसरा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारी अपोजिशन के दोस्तों को कि पहले हम भी 10 सालों से 13 से लेके इस असेंबली के फ्लोर पे बैठे रहे और उस तरफ से काफ़ी मुतअस्सिबाना और लसानी बुनियाद को उजागर करने के लिए बातें होती रहीं, मगर क्योंकि हम हमेशा ये कहते रहे कि अब सिंध सूबा इसका मुतमिल नहीं हो सकता। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऑनेस्टली इस वक्त जो जितने भी हमारे दोस्त उधर शबीर भाई की क़यादत में हों, अली भाई की क़यादत में इधर बैठे हों, या फारूक भाई इधर हमारा है, और उन्होंने जिस अंदाज में अपनी तकारीर की हैं और अपनी आराय से हमें नवाजा है, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अरसे से हमारे सूबे को ज़रूरत थी कि हम असेंबली में अपना ये चीज़ दिखाएं। हम उन दानाओं पे नहीं जाते जिसके लिए कतील शिफाई साहब ने कहा था कि हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते। एक यही ऐब है इस शहर के दानाओं में। और हम तो शबीर भाई, हम तो ये कहते हैं कि आओ बोले प्यार की बोली, तुम उर्दू मैं सिंधी। आओ बोले प्यार की बोली, तुम उर्दू मैं सिंधी, मिलजुल कर यूं जीवन बीते जैसे जल में मछली। अब मैं आता हूं, मेरी कोशिश होगी कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, चूँकि अपने वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है सिंध का, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट है, और उसकी खतीर रकम जो रखी गई है बजट की, वो देख के सारे उसी पे जाते हैं कि ये जो बजट है, इतनी बजट होगी, इतनी बजट खर्च करने से सिंध में क्या किया आपने। मैं कोई भी सियासी बुनियादों से हट के मैं जो रियलिटी है मैं आपके सामने बयान करूंगा, क्योंकि मैं इस असेंबली से तनख्वाह लेता हूं और इस असेंबली में बैठा हूं और मुझे अपनी धरती के 6 करोड़ लोगों ने मैंडेट दिया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 लाख लोगों ने मैंडेट दिया है। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, मैं आपके सामने रखूं और हम जो कर पाए हैं वो आपको बताऊं, जो नहीं कर पाए वो आप देख लें हम क्या नहीं कर पाए, और जो अच्छे काम किए हैं उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए और जो नहीं हुए हैं उसको क्रिटिसाइज करना भी चाहिए। तो टू बी वेरी रियलिस्टिकली मैं अब आता हूं इस हवाले से हमारी इस बजट पे। एजुकेशन की बजट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इसी से लेके मैट्रिक तक के बच्चों को कैटर करता है, रादर इंटर तक के बच्चों को, क्योंकि हायर सेकेंडरी की स्ट्रीम भी पैरेलली कॉलेज के साथ चल रही है। 11वीं और 12वीं जमात के बच्चे भी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मौजूद हैं। इसका टोटल जो बजट है वो है 414 अरब। अब 414 अरब बजट को का हम अगर डिवीजन करेंगे तो बड़ी अलार्मिंग सी एक सिचुएशन सामने आएगी। ये वो बात है जिस तफ्तीश का और तशवीश का रादर मैं इज़हार कैबिनेट में भी करता रहा हूँ, सीएम साहब से भी करता रहा हूँ,
कि ये मसला फ़कत सिंध का नहीं है, पूरी पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, हर जगह पे ये सूरत हाल है। और वे फॉरवर्ड के बारे में इस असम्बली को ही रिजॉल्व करना है, कोई मैं अकेले से या सीएम साहब हम नहीं कर सकते। ये असम्बली वो फोरम है जिसको रिजॉल्व कर सकती है, क्योंकि ये एक बड़ी डिलेमा है जो बढ़ती जा रही है और आगे चल के क्या होना है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सर जी, हमारे पास जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, और इस अभी जो सेंसस है वो एज ब्रैकेट ने इन्होंने जारी नहीं की। मैंने 12 स्टैटिस्टिक्स डिवीजन से भी बात की है, हमें डेटा नहीं मिली, मगर हमारे पास ग्रोथ रेट है, हम ग्रोथ रेट की बुनियाद पर ही लगा सकते हैं। 2017 की सेंसस की बुनियाद पे हमारे सिंध में स्कूल की एज जो आइन के आर्टिकल 2525A में जो कमिटमेंट की गई है, स्कूल गोइंग एज का बच्चा वो 5 से 16 साल की एज ब्रैकेट है, और उसके टोटल बच्चे जो हमारे सूबे में हैं वो 1,70,00,000 बच्चे हैं जो इस ब्रैकेट में आते हैं 5 से 16 साल की एज ग्रुप में। अब उसमें से हमारे पास जो एनरोलमेंट है अवेलेबल वो 52,253 बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं, अब तक की डेटा है लास्ट। 40 लाख के करीब बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में हैं, बाकी बच्चे हमारे मदारिस में हैं और डिफरेंट बोर्ड्स के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जो इनरोल्ड बच्चों का जो तादाद है वो 1,30,00,000 है हमारे सूबे में, जो इस वक्त किसी न किसी सूरत में वो एजुकेशन की स्ट्रीम में शामिल हैं। अब बच्चे 40 लाख बच्चे जो हम कहते हैं कि 40 लाख बच्चे हमारे सूबे में आउट ऑफ स्कूल हैं। अब ये फिगर क्या है पंजाब की? पंजाब में 1,11,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। केपी में 4.9 मिलियन 49 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और ये मिनिस्टर मेरे साथ था, अभी हम लंदन में थे, चारों सूबों के जो मिनिस्टर साहिबान थे वो थे, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, वो भी हमारे साथ वहाँ पे मौजूद थे। ये वहाँ पे डेटा शेयर हुई और पंजाब के मिनिस्टर ने अपनी जो वहाँ पे बताई वो डेटा, और केपी के मिनिस्टर की डेटा उनकी ये है कि 4.9 मिलियन बच्चे केपी में स्कूल से बाहर हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल सियासत से हट के बात कर रहा हूँ, ये क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, जो पाकिस्तान का डिलेमा है, जो इशू है, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि बच्चे में सियासत हम नहीं कर सकते, बच्चा गैर सियासी है, बच्चा वोट नहीं देता। बच्चे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बच्चा वोटर नहीं है। वोटर होता तो बच्चे के हवाले से अप्रोच सबकी डिफरेंट होती है, हम यहाँ बैठ के स्कोरिंग ना करते उस पर, तो बच्चे को गैर सियासी ही रहने देते हैं। तो अब हमारे यहाँ जो बजट है ये हैरान कुन, जो मैं आपको बात बताऊं, 414 अरब में से 366 अरब जो है वो हमारी ऑपरेशनल बजट है। 366 अरब, जिसमें आपकी सैलरीज भी हैं, आपके पेंशन्स भी उसमें शामिल हैं, और उसमें ग्रांट्स भी शामिल हैं। ये सारी मिल मिला के 366 अरब की बचती है। और बाकी 48 अरब जो है हमारे वो इस साल के एडीपी में रिफ्लेक्ट हुए हैं, जिसमें 20 अरब हमारी स्कूल एजुकेशन की एडीपी है, और 28 अरब जो है वो हमारे एफपीए है, जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। अब अगर पर कास्ट हम चाइल्ड पे आते हैं कि एक बच्चे पे हम इस वक्त खर्चा कितना कर रहे हैं, 52 लाख बच्चों को खातिर में रखते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना खर्चा कर रहा है। अब 414 अरब का जो टोटल जो बजट है उसको हम 52 लाख से अगर डिवाइड करते हैं तो 79,000 रुपीज पर चाइल्ड हमारा कॉस्ट पड़ रही है इस वक्त। 79,000 रुपये फी बच्चे पे हम खर्च कर रहे हैं। और उसमें से अगर हम निकालते हैं कि सैलरी के कंपोनेंट और पेंशन पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं आउट ऑफ 79,000, तो ये अराउंड 69 और 70,000 हमारा पैसा चला जाता है उस चीज़ पे जो हम ऑपरेशनल कास्ट कहते हैं, या जो सैलरी है, पेंशन है और दूसरे लवाजमात है। बाकी बचता है डेवलपमेंट का हमारे पास एडीबी का 20 अरब। अब 20 अरब को जनाब जब आप लाएंगे तो आपके पास पर चाइल्ड जो बच्चा पैसे हम खर्च करते हैं वो 3,846 रुपये है। अब थोड़ा दूसरे मुल्कों का भी हम कंपैरिजन कर लें कि वहां पे क्या है। अब ये सेम सिचुएशन पंजाब के साथ है, यही सिचुएशन केपी के साथ है, यही सूरत हाल बलूचिस्तान के में है। सिंध कोई एक्सक्लूडेड नहीं है, सिंध कोई एलियंस प्लेनेट नहीं है।
जो इस वक्त पाकिस्तान का पूरा जो केस है एजुकेशन का, मैं बता रहा हूं कि हम कहां खड़े हैं और वे फॉरवर्ड क्या है, वो आपको तय करना है। मैं ऑप्शन दे सकता हूं आपको। अब मैं आता हूं इस बात के पे दुनिया में क्या अखराजात हो रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, अमेरिका में पर चाइल्ड पे पर एनम जो कास्ट है वो $15,000 है। इंडिया में पर चाइल्ड जो कास्ट है पर एनम वो 50,000 इंडियन रुपीस है, जो पाकिस्तान की कोई 2 लाख के करीब बनेगी। जापान में जो कास्ट है वो इस वक्त $7,000 है पर चाइल्ड। दुनिया में हाईएस्ट जो सबसे बड़ा जो स्पेंडर है एजुकेशन पे वो लग्जमबर्ग है, जो $22,000 पर चाइल्ड पर एनम खर्चा करता है। हम खड़े हैं 79,000 पे, और 79,000 का भी मैंने आपको बताया कि उसका छेद क्या है, उसमें कितने हमारी सैलरीज है और कितना पेंशन है और बाकी बचता कितना है। डेवलपमेंट जो आप बताते हो कि स्कूल डिलापिटेटेड कंडीशंस में है, ये है सूरत हाल जो हम खर्चा करते आए। हमने जो स्कूल बनाए 2011 की फ्लड में, उस वक्त भी हमारे मोर देन 40% स्कूल जो है वो डैमेज हो गए थे 11 की फ्लड में। उसके बाद इस एडीपी के वॉल्यूम में, क्योंकि सिंध के पास जो रिसोर्सेज है, जो हमें फेडरल ट्रांसफर से पैसा मिलता है, उसी में से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें काम चलाना है यहाँ पे। अब जो उसके बाद जो स्कूल बने, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं कह रहा हूं मैं, बाकी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन वो तो कोरोना कोविड पैंडेमिक्स में जो नुकसान हुए वो अलग है। उसके बाद जब ये फ्लड आया 20 और 22 वाला, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बचा खुचा था, जो स्कूल बने हुए थे हमारे पास, उसमें 50% स्कूल जो है वो धड़ाम करके पार्शली और फुली वो स्कूल डैमेज हो गए। अब इन पैसों में से मुझे आप बताएं कि हम कितने स्कूल जो है वो जनाब डिप्टी स्पीकर हम बना सकते हैं, हम कितना वो कर सकते हैं। मैं आता हूं, इस पे भी आता हूं। नहीं कर सकता, पंजाब भी नहीं कर सकता। 1 करोड़ 10 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये आज का मसला थोड़ी है ये भाई। 47 से लेके आज तक हमने सोचा ही नहीं कि स्कूल, हम प्राइमरी स्कूल बनाते जा रहे थे ताकि लास्ट में पता चला कि पंजाब में जो है वो 40,000 के करीब प्राइमरी स्कूल है खाली, और यहां पे हमारे यहाँ 36,000 स्कूल हैं प्राइमरी। ये सेम सूरत हाल है वहां पे। अब बच्चा कौन सा ड्रॉप होता है? बच्चा होता है 5वीं के बाद। वो 10 साल की एज का बच्चा है जो 5वीं जमात में पहुंचता है, वो उस बच्चे की एज होती है 10 साल, और आइन में लिखा हुआ है 5 से 16 साल। अगर स्कूल में नहीं है तो वो आउट ऑफ स्कूल बच्चा तस्वुर किया जाएगा। अब 5वीं के बाद आपका बच्चे जो है वो स्कूल से 70-80% का आपका बच्चा ड्रॉप हो गया वहीं से। 36,000 में से आपके पास जो है 4,000 जो है पोस्ट प्राइमरी स्कूल से। तो ये मैं इसलिए आपके सामने ये पिक्चर बता रहा हूं कि ये सूरत हाल इस तरफ है कि हमने अब लिमिटेड रिसोर्सेज में हम क्या करने जा रहे हैं। अब इस पे नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के मैं पूरा जो नवाख्वानी करूंगा और ये ऐसी बातें बताऊंगा, कि नहीं है कि हम उस हवाले से इतने ही रिसोर्सेज में हम क्या करने जा रहे हैं और हमारी फ्लैगशिप्स क्या क्या है। फख्र होना चाहिए कि सिंध सूबे के बहुत से ऐसे हमारे जो पॉलिसीज हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे दूसरे सूबों ने अडॉप्ट किए हैं। ये अभी 2 दिन पहले पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने मुझे कॉल किया कि मैं सिंध आना चाहता हूं, आपकी बजट के बाद आपके 2-4 जो है प्रोग्राम हमें उठाने हैं। इसी का करिकुलम अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का सिंध ने बनाया था 2018-19 में, वो पंजाब ने पिक किया। एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम नॉन फॉर्मल एजुकेशन में सिंध ने बनाया था, जो पंजाब ने अडॉप्ट किया। टीचर्स लाइसेंसिंग पॉलिसी सिंध ने बनाई, पंजाब ने अडॉप्ट की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है जो सिंध ने बनाया, और अभी जो फेडरल मिनिस्टर बैठ के उसको कह रहा है और पंजाब वो दूसरे इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम अच्छी चीजें पंजाब से लेंगे, केपी से लेंगे, बलूचिस्तान से लेंगे, हमारे पास अच्छी चीजें हैं वो लेंगे। हम कोई अलग थोड़ी है, हम पाकिस्तान को मजबूत करने और एजुकेटेड पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो चीजें हुई हैं मैं आपको बता रहा हूं कि वो हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये मैंने बताया फॉर्मल एजुकेशन, 2 कंपोनेंट हैं स्कूल एजुकेशन के। आपने पढ़ा होगा SELD, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। जो स्कूल एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन की स्ट्रीम को डील करता है, और जो लिटरेसी जो है वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन को डील करती है। वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, वो बच्चे जो इस स्ट्रीम से निकल गए, अब वापस फॉर्मल स्ट्रीम में नहीं आ सकते, तो उसको हम कहते हैं कि उसको लिटरेट करना है, इसलिए वो लिटरेसी डिपार्टमेंट है। इसलिए ये 2 अलग से
इसमें हैं। अब मैं फॉर्मल एजुकेशन पे आता हूं कि इस वक्त फॉर्मल एजुकेशन के हवाले से हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज है जनाब डिप्टी स्पीकर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना। मैं खुले यहां पे तस्लीम करता हूं इस बात को कि इस वक्त हमने 20,000 स्कूल्स में थे, जितनी हमारे वसाइल थे, फॉरेन से जितने हमें प्रोजेक्ट में सपोर्ट मिली और हमारी अपनी एडीपी में हमने कवर किया, 20,000 में से 5,000 स्कूल हम इस वक्त टैकल कर चुके हैं। अब 5,000 स्कूल्स में हमने कोशिश की, ये हम पे था कि हम 5,000 स्कूल कौन से उठाते हैं। वो स्कूल उठाएं जिसमें 30 बच्चे बैठे हुए हैं, या वो स्कूल उठाएं जिसमें 300 बच्चे मुतासिर हुए हैं सैलाब की वजह से। हमने इन 5,000 स्कूल्स में कोशिश की है कि नियर 50% इनरोलमेंट हम कवर कर ले। अब ये बनने में जरूर 2 साल 3 साल लगेंगे, जब ये मुकम्मल तौर पे रिहैब हो जाएंगे। और हमारी ये भी कोशिश जारी है कि हमें सपोर्ट मिले। फेडरल गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने और चेयरमैन साहब ने इस पे बड़ा स्टैंड लिया फेडरल गवर्नमेंट के सामने कि भाई आप भी हमें शेयर करें। सैलाब आया है सिंध में, सिंध मुतासिर हुआ है। ये कि जो सिंध है वो पाकिस्तान के नक्शे में है, सूबे में है। यहाँ के बच्चे जो हैं पाकिस्तान के शहरियों के बच्चे और बेटे हैं, आप हमें सपोर्ट करें। तो उन्होंने कोई कमिटमेंट की कि 13 बिलियन की कि आप 50% सिंध गवर्नमेंट देगी, 50% हम देंगे। मगर वो गुज़िर साल बजट में रिफ्लेक्ट हुआ, 1 रुपया भी रिलीज होके हमें नहीं मिला। क्लियरिटी ये है, हम भी वोट देके ऊपर बैठे हैं, आप भी इताअत दिए वजारतें लेके बैठे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहां पे भी आए तो आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कहें कि सिंध को अभी ये मौका मिला है कि फेडरल मिनिस्टर सिंध से है एजुकेशन का, आप वहां पे बैठ के जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं उसका अजाला करें और वहां पे ये बोलें। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी लंदन में भी, तो वहां पे इस बात के करें कि भाई जो आपने कमिटमेंट की है बजट में वो तो पैसे दें। अब जो भी मैकेनिज्म बनाना चाहें, जो भी जिस तरह भी करना चाहें, हम हाजिर हैं, हम इनकार नहीं करते, मगर स्कूल बना के दें। ये बड़ा हमारे लिए प्रेशर है। बच्चे 52 डिग्री सेंटीग्रेड में जैकबाबाद और थरपारकर में बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं मखदूश हालत में हैं कि किसी वक्त भी जनाब डिप्टी स्पीकर वो गिर सकते हैं और कैजुअलिटीज हो सकती है। अभी कोटरी में एक वाकया हुआ, वो फ्लड की स्कूल थी, उसमें बच्चों पे जो है वो ऊपर से चापड़ गिरे और बच्चे जख्मी हुए वहां पे। अब इमरजेंट फंड के लिए पैसे चाहिए भाई, स्कूल कैसे बिल्डिंग, हम अपना घर बनाते हैं कि वो कहते हैं ना कि 2 काम करना बड़ा मुश्किल होता है, एक शादी के सारे लवाजमात पूरे करना, वलीमे का जो प्रोसीजर है, और दूसरा घर बनाना या बिल्डिंग बनाना, क्योंकि उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स और बहुत से आइटम शामिल होते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है कि वो एकदम जो है 20,000 स्कूल्स जो है वो मैं यहाँ से झाड़ू पोछा लेके निकल जाऊँ और पेशे और ये लेके मैं स्कूल बनाना शुरू कर दूं और स्कूल बन जाएंगे। ऐसे मुमकिन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हमारी अप्रोचेज है वो हम अप्लाई करें। तो मेरा ये मुतालबा जी, मैं आपको ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप फेडरल गवर्नमेंट से कहें कि अभी जो कमिटमेंट की है 5 बिलियन रुपीस की, वो हमें फिल 4 जो है जुलाई में रिलीज करें, क्योंकि हम उसकी PC1 बने। PC1 ऑलरेडी सबमिटेड है, CDWP से भी हो चुका है पूरा का पूरा प्रोसीजर। ये रिलीजेस हमें कर दें कि हम अपने स्कूल बनाने शुरू करें। इसमें आप भी एक आवाज होकर हमारा साथ दें और इस पे आप भी बात करें। अब क्वालिटी साइड, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का आपकी सूरत बताई। क्वालिटी साइड पे हम पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। मैं आपके सामने यहाँ पे असेंबली में खड़े होकर मैंने सीएम साहब के साथ भी कमिटमेंट की है, लीडरशिप के साथ की है। गवर्नेंस 2 चीजें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी दोस्त ने किया था कि एजुकेशन पॉलिसी नहीं है सिंध में। मैंने समझा कि शायद भाई साहब ने प्रॉपरली एजुकेशन के हवाले से ब्रीफिंग ली नहीं है। हम यूनिसेफ और इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर हर 4 साल के बाद सिंध एजुकेशन सेक्टोरल प्लान बनता है। सेक्टोरल प्लान इज द पॉलिसी, जिसमें 3 कंपोनेंट कवर होते हैं, जिसमें क्वालिटी, एक्सेस, गवर्नेंस, 3 चीजें हैं। क्वालिटी में आपके करिकुलम, आपके टीचर्स ट्रेनिंग और आपके टेक्स्ट बुक्स, ये सारे आपके क्वालिटी में आते हैं। एक्सेस में आपको आती है बिल्डिंग्स के, आपको उनको एक्सेस देंगे, प्राइमरी पोस्ट प्राइमरी अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स कि 5वीं के बाद बच्चे को एक्सेस हो 6ठी जमात में दाखिले का, और 8वीं के बाद 9वीं जमात में, और 10वीं के बाद 11वीं जमात में। ये है एक्सेस। और फिर गवर्नेंस है, गवर्नेंस में हमारी अटेंडेंस है, मॉनिटरिंग है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, TOs हैं, ये हैं वो, ये सारे गवर्नेंस में आते हैं। तो मैं पहले क्वालिटी पे बात करूंगा।
जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आ गए आप, वेलकम सर। तो क्वालिटी के हवाले से सर हमने सबसे इम्पोर्टेंट तरीन मैं समझता हूं कि जो एलिमेंट है एजुकेशन में वो टीचर है। मैं जनाब स्पीकर किसी भी एलीट स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं हूं, किसी ग्रामर स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं हूं। जो भी मेरा हाल है वो मेरे उस उस्ताद की मेहरबानी के तुफेल है जो नीम के दरख्त के नीचे बैठ के मुझे पढ़ाता था, जिसका नाम है उस्ताद मोहम्मद मलूक उमर। ना मेरे पास कोई इन्वायरमेंट थी, ना मैंने कभी पिंक डे, ब्लू डे, ग्रीन डे देखा, ना मैंने कभी कोई प्राइवेट एलीट स्कूल में मैं पढ़ा। मैं वहीं से पढ़ता हुआ गवर्नमेंट स्कूल से, उमरकोट कॉलेज से इंटर करके यूनिवर्सिटी में आके सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी की ली मेहरान यूनिवर्सिटी से। उस उस्ताद वो मैं आज भी समझता हूँ कि उस्ताद का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ रुतबा है वो उस्ताद का है। उस्ताद की क्वालिटी ही बच्चे को बना सकती है। ना डेस्क बना सकता है, ना चाक बना सकता है, ना बोर्ड बना सकता है, ना बिल्डिंग बना सकती है। इब्ने इंशा की मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इब्ने इंशा जापान में गए, तो इंशा साहब तो बड़े वो तालीम एजुकेशन लवर थे। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में गए, वो एक प्रोफेसर के साथ बात करते हुए इब्ने इंशा साहब चल रहे थे, वो चल रहे थे। तो पीछे से अचानक वो देखते हैं कि जो वो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो फलांगे मार रहे हैं, वो फलांगे मार के वो गुजर रहे हैं। तो इंशा साहब ने पूछा ये बच्चे क्यों जंप्स दे रहे हैं और फलांगे मार रहे हैं? तो वो उस्ताद कहता है कि मैं इनका उस्ताद हूं और मेरा साया जो है वो धूप की वजह से पीछे जा रहा है और बच्चे मुझे मेरे साये पे भी अपना पांव देना नहीं चाहते कि उस्ताद के साये पे भी मेरा पांव ना पड़े। अब ये दुनिया के वो हैं कि वो टीचर्स क्वालिटी, इस हवाले से मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट है कि पीपल्स पार्टी में सिंध में मेरिटोरियस रिक्रूटमेंट की शुरुआत पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। वो जो एमआरडी के बाद जो सिंध को सजा मिली और सिंध में जो है वो हम कहते हैं ना थंब इंप्रेशन देने वाले टीचर्स जो 80s के जमाने में आए, मैंने असेंबली में कई बार मैं कह चुका हूं, कई बार मैं ये बात कर चुका हूं। एक चीज बनी, उस जमाने का कोई एमपीए था 85 में, उसके पास गया एक बच्चा, उसने कहा कि सर जुल्म है मेरे साथ, मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी दिलवा दो, मैं एमए पास हूं, एमए। उसने कहा क्या चाहिए? उसने कहा मुझे टीचर कर दो। उस समय टीचर की शर्त थी मैट्रिक में टीचर लेते थे। तो एमपीए साहब ने कहा कि अरे बेवकूफ, यहां पे मैट्रिक वाले धक्के खा रहे हैं, तुम एमए वाले आए हो मास्टर बनने के लिए, जाओ पहले मैट्रिक करके आओ। तो उस वक्त जो नॉन मेरिटोरियस जो मूव हुई वो हमारे गले में आए, वो सारे टीचर आए सिस्टम में, वो चले। अभी जो पीपल्स पार्टी का जब दौर आया 2008 के बाद, तो पीपल्स पार्टी ने कोई 8-10 रिक्रूटमेंट्स हो चुकी हैं और उसमें क्वालिटी टीचर हमारे सिस्टम में इंडक्ट हुए हैं। आज भी हमारे जितने स्कूल चल रहे हैं उसमें उसके पीछे उस असातिज़ा का हाथ है, मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूं। अभी जो 65,000 पाकिस्तान के तारीख की सबसे बड़ी वन गो में रिक्रूटमेंट हुई है, किसी भी शोबे में पाकिस्तान में नहीं हुआ। जब ये शुरुआत हो रही थी तो उस वक्त सीएम साहब को और मुझे, सीएम साहब ने कहा ये बड़ी रिक्रूटमेंट होगी, क्या होगा? मैंने कहा सर बात यह है कि जब इंसान अपने दिल पे हाथ रखे और ज़मीर की रोशनी में आगे बढ़ता है तो सब कुछ हो जाता है और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हम ये टीचर करेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारे पूरे सूबे में 6.5 करोड़ में से एक बच्चा भी उठ के ये नहीं कह सकता कि मुझे एक मार्क भी किसी सिफारिश पे मिली है या पर्ची पे मिली है या किसी इलीगल मीन से मिली है। अब इसका फल कब आएगा? ये फल आएगा 8-10 साल के बाद। ये आज आने के बाद आज थोड़ी इसका रिटर्न मिलेगा। ये पढ़े लिखे जो है, अभी ये गेट जब गिरा तो ये सोशल मीडिया पे तो बड़ी मेमीज बनती है, मौकरी होती है। तो वो गेट जब गिरा तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने लिखना कर दिया कि ये गेट कौन बनाएगा, ये गेट लगाएगा कौन, क्योंकि इंजीनियर तो सारे मास्टर हो गए। बहुत से हमारे पास इंजीनियर मुझसे मिले हैं आके, वो टीचर हुए हैं, बीई की डिग्री लिए हुए वो टीचर हुए हैं, डॉक्टर्स टीचर हुए हैं हमारे सिस्टम में, मुझसे आके खुद मिले हैं। सीएसएस एस्पायरेंट जो कैंडिडेट थे वो टीचर बने हैं, जो रह गए सीएसएस से। 1800 की टोटल होती है फिगर, 300-350 क्वालिफाई करते हैं, बाकी 1200 के करीब जो है, कोई 1400 के करीब जो है वो बाकी बचते हैं हर साल। उसमें से हमारे पास सिस्टम में आए और बहुत ज़बरदस्त, और हमने ज़बरदस्त आपको बात बताऊं ये कि हमने जो सीपीडी पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव करवाई थी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स क्वालिटी,
उस सीपीडी के बुनियाद पे हमने अभी तक 32,000 टीचर्स को इनिशियल प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स करा चुके हैं और इंडक्शन ट्रेनिंग भी उन टीचर्स की हो चुकी है 32,000 की। बीच में 9 महीने गैप आ गया, कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब कोर्ट के स्टे को कौन फेस करे? हम तो चलाते रहे, कहते रहे। मैंने रॉ मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की, एजी को भी रिक्वेस्ट की कि भाई खुदारा आप इतना करें कि हमारे यहाँ हम सोलर लगाते हैं तो वो सोलर चौकीदार नहीं है हमारे पास, सैनिटरी वर्कर नहीं है स्कूल्स में हमारे पास। अब जब सोलर लगता है तो दूसरे दिन जो है वो देहात में से कोई चोर आके निकाल के ले जाते हैं वहाँ पे। एक तो बहुत से हमारे स्कूल में बहुत सा फर्नीचर और दूसरे सामान थे। ये जब फ्लड हुआ तो फ्लड में और कोई जगह ही नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ नहीं था। हर गाँव में एक स्कूल बना होता है जिस कंडीशन में भी होता है। तो जितने आईडीपीज हैं और सैलाब के मुतासरीन उस आके उस स्कूलों में रुके थे वो कहाँ जाते? तो वहाँ पे आके रुके और फर्नीचर था, दूसरी चीज़ें थी, वो बहुत सी ज़ाया हो गई, उसमें सोलर ज़ाया हो गया। अब एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन चैलेंज है, टास्क है कि इन सब चीज़ों को बेहतर करना, स्कूल्स को रिवाइव करना, उसको रिहैब करना। अब हमें चौकीदारों की अशद ज़रूरत है। मैं कहता हूँ भाई चौकीदार नहीं हुआ हम किसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे? हेडमास्टर की ड्यूटी तो है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, वो 2-2:30 बजे तो चला जाता है वापस। अब मैं किसको जो है कल वो मैं उसको कसूरवार ठहराऊंगा कि भाई किस पे मैं जाके पर्चा कटवाऊंगा कि ये हमारी चीज़ें जो है स्कूल से चली गई? तो ये इसमें आप सबको मिलके मैंने पहले भी जब क्वेश्चन आवर था तो बहुत सी चीज़ें डिटेल में शेयर की थी आपके साथ। फिर भी बहुत से दोस्तों ने हमारे यहाँ वही रिपीटेडली सेम बातें की और मुझे पिक्चर्स तस्वीरें उठा के दिखाई। मैंने कहा मुझे तस्वीरें उठा के दिखाने की ज़रूरत क्या है? मैं खुद कह रहा हूँ भाई 20,000 स्कूल हमारे तबाह हो चुके हैं सिंध में, आप कहीं से भी उठा लो। 5,000 स्कूल नॉन वायबल डिक्लेयर कर चुके हैं हम, नॉन वायबल स्कूल्स की। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स देखी भाई, वो नहीं है हमारे सिस्टम में। मैं कह चुका हूँ कि 5,000 स्कूल नॉन वायबल करके हम निकाल चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। अब वो स्कूल वहां पे गधे नहीं होंगे तो बच्चे के नॉन वायबल स्कूल में क्या करेंगे? वो टीचर थोड़ी अपॉइंटेड है वहां पे। और उसके लिए हमने इश्तिहार दिए, जितने नॉन वायबल स्कूल्स थे हमने अखबारों में इश्तिहार दिए, 2 सालों तक मुसलसल देते रहे। सोशल मीडिया पे हमने कहा कि भाई ये स्कूल नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे बच्चे नहीं है। इस स्कूल को जो है वो अगर कोई है, कोई गाँव का, देहाती या मोहल्ले का या पड़ोस का, कहीं का कोई आके हमें एप्लीकेशन दे तो हम रिविजिट करते हैं, बच्चे वहाँ पे प्रूफ करें, हम स्कूल ओपन कर देते हैं। हमने स्टिल हम उसको कैबिनेट में लेके नहीं गए इस मैटर को, क्योंकि वो बिल्डिंग्स हमारे पास जो पड़ी हुई है हमारे काम की नहीं है। वहाँ पे डिस्पेंसरी यदि अजरा बना सकती है, वहाँ पे लाइव स्टॉक वाला वेटनरी बना सकता है। वहाँ पे ये मुशर्रफ वाले ज़माने में हमारे ऊपर एक सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि जब एजुकेशन डिवॉल्व होके डिस्ट्रिक्ट पे आया तो वहाँ पे हुआ कि 12,000 सिंगल रूम स्कूल बना दिए। 12,000 सिंगल स्कूल, सिंगल रूम, और उसकी साइज कितनी? वॉशरूम जितनी, 12 बाय 16, 14 बाय 16। अब 30 बच्चे कैसे बैठेंगे? मिनिमम तो 30 बच्चे का क्लासरूम होता है, वहां पे कैसे बिठाऊं? अब स्कूल वो कैसे स्कूल अपग्रेड होगा? वो हमारे गले में पड़ गया। वो स्कूलें बनाते गए 12,000 का नंबर जनाब स्पीकर वो हमें हमारे आ गया। सिंगल रूम थरपारकर का एक गांव, अरबाब साहब का चीफ मिनिस्टर साहब थे, उसने नवाजिशें ये की कि एक गांव में 64 स्कूल बना दिए, 64 स्कूल्स इन एक गांव में। अब क्या करें 64 बिल्डिंग्स को? मैं वहां पे करूं क्या? अगर हाई स्कूल भी बनाऊं तो मुझे 12 क्लासरूम चाहिए, 13 चाहिए। भाई 50 को उसको नॉन वायबल डिक्लेयर नहीं करता तो क्या करता? तो अब नॉन वायबल स्कूल्स की और उनकी उठा के मैं ठीक है, मैं आई डोंट माइंड इट कि मुझे पता है कि यही होता है कि अपोजिशन का काम है कि दिखाना, ये करना, वो करना। मैं कहता हूँ थोड़ा रियलिस्टिकली चले। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम नॉन पॉलिटिकल एपॉलिटिकल होके हम एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं। आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। आदिल भाई को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिसने यहाँ पे ये दिया था कि जितने मेंबरान 168 बैठे हुए हैं 6-6 स्कूल उठाएं, एडॉप्ट करें। आई अप्रिशिएट, आई वेलकम। हमारे पास एडॉप्ट स्कूल पॉलिसी है। यू कम फॉरवर्ड, आप जाएं, निगरानी करें, वहां पे देखें वहां पे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं नहीं आ रहे, टीचर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। आप मॉनिटरिंग के आप निजाम को हाथ में पकड़ें, वरना हम क्या जवाब देंगे? हम यहाँ पे बैठ के रोना रोते हैं कि सही हमारे यहाँ कराची में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं। फारूक भाई ने शायद कहा था। फारूक भाई, 2 बातें हैं।
एक बात तो ये है कि स्कूल आप ऐसे कर लो कि मैं अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाऊं, एक मौकूफ ये है जो आपका है। मेरा मौकूफ ये है कि स्कूल बनेगा ही तब जब फारूक भाई का बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा। अब रेड़े और ठेले वाले गरीब का बच्चा जिसका वॉइस कोई नहीं सुनता, वो स्कूल कैसे स्कूल बन सकता है? एक अप्रोच ये है, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि तुम अपने हिस्से की शम्ह जलाते जाते। शामिल कर दो सारे बच्चे, मैं अपनी बेटी के साथ निकलता हूं, आप भी आए, शामिल करें गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को, देखें स्कूल कैसे नहीं बनते। जालिम को तो खुदा ही देखे। तो मेरा ये है कि आप स्कूल उठाएं, एडॉप्ट स्कूल पॉलिसी हमारे पास मौजूद है, आप स्कूल उठाएं, पैसे हम खर्च करते हैं, आप उसकी मॉनिटरिंग करें कि भाई ये हमने पैसे फिक्स किए हैं इस स्कूल के लिए, उसका जो भी डेवलपमेंट का काम है आप देखें। इस तरह ना करें कि यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ मेंबरान ने पहले स्कूल एडॉप्ट किए थे, मैं उस स्कूल में जाके एक एक स्कूल में घूमा, लास्ट में असेंबली की बात कर रहा हूँ, और वहां पे गया और वहां पे मैंने देखा कि एक डस्टर जो है 100 रुपए का, वो भी एडॉप्टर देने के लिए तैयार नहीं था, वो भी कह रहा था कि ये आप ये डस्टर हमें कुछ दिला दें स्कूल के लिए। मैंने कहा एमपीए साहब हैं आप, ये एमपीए साहिबा हैं जो भी हैं, अब डस्टर भी दिला दें, एडॉप्ट करने का क्या फायदा? स्कूल एडॉप्ट नहीं होता भाई साहब, बच्चे एडॉप्ट होते हैं अपने बच्चों की तरह। स्कूल में बच्चे होते हैं, उन बच्चों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्डिंग को एडॉप्ट करके क्या करेंगे हम? उन बच्चों को मां की तरह गोद में लेना है, तभी चलेगा। पहले नस्ल था, पहले इसी असेंबली में बैठने वाला वो नस्ल था, वो लोग थे जिन्होंने अपने देरों और ओताकों को स्कूल में कन्वर्ट किया। अब एक नस्ल है, मैं नहीं कहता यहां है वो नहीं है, मरना नहीं है मुझे, हैं तो वो हैं जिन्होंने स्कूलों को ओताकों और डेरों में तब्दील किया है। बात ये है, बात है सोसाइटी में रिलेक्टेंस की, बेतवजगी की, ओनरशिप ना होने की। हम छोटे थे, मेरे गांव में जो उस्ताद मोहम्मद मलूक हमें पढ़ाता था, 100 के करीब बच्चे थे, एक टीचर पढ़ाता था, उसके पढ़े हुए मेरा छोटा भाई 22-24 सालों से दुनिया के लीडिंग ऑयल कंपनीज में काम कर रहा है और रीजनल हेड भी रहा है वहां पे। वो मोहम्मद मलूक मुबारक का पढ़ा हुआ है, वो किसी एलीट स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं है। खाना हमारे घर से जाता था बच्चों का, स्कूल के जो टीचर होते थे उसका खाना जाता था। अपनी औताक के 2 कमरे मेरे दादा ने दिए थे कि इसमें जाके अपनी स्कूल बनाओ। अब हम यहां पे खड़े हैं फोटो दिखाने के लिए, ये देखो ये स्कूल की हालत है, पीपुल्स पार्टी ने ये किया है काम। बात ओनरशिप की है भाई साहब, मैं कुछ नहीं करता, मेरा दिल दुखता है उस वक्त जब हमारे एमपीए साहिबान अपने बच्चों की दाखिला के लिए मुझे कहते हैं कि फलां एलीट स्कूल में मेरे बच्चे की दाखिला करवा दो, कभी पलट के उस स्कूल को नहीं देखते जिस स्कूल में वो खुद पढ़े हैं। उस स्कूल को ही जाके देख ले बस। मैं तो कहता हूं इससे तो उमराव जान अदा भली थी, वो जब लखनऊ और हैदराबाद दक्कन से घूमती हुई अपने गांव को पहुंची, वापस अपने गांव में, तो आते हुए उसने कहा कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। तो हम ओनरशिप लेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं पॉलिसीज आपको बताता रहूंगा, काम करता रहूंगा, ये बनाऊंगा, टीचर्स क्वालिटी, टीचर्स लाइसेंसिंग। एट दी एंड जब रिसीवर, जब बच्चा है ना जहां पे, वहां पे सबसे पहला रेस्पॉन्सिबल रोल बनता है तो इलेक्टेड पार्लियामेंट्रियन का बनता है, जो वोट लेके उन बच्चों के बाप और मां से आते हैं। फारूक साहब, मैं ना मानू वाली बात आप ना छोड़ेंगे। मुल्ला है सर। नहीं अल्लाह कर, हम आलिम हैं, हम तो सीखेंगे इनसे बड़ी। कभी कोई ज़ईफ हदीस का सहारा लेके हमें भी कोई फतवा दे दीजिएगा। तो जनाब मैं थोड़ा उस पे चला गया। हम चाहते हैं कि जी हमने जो पॉलिसीज हम लाए हैं क्वालिटी के हवाले से, जिसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ डिटेल में। जब मैंने आपको कहा है अपोजिशन को जस्ट सून आफ्टर दी बजट सेशन, ऊपर जो असेंबली वाला है मैं वहाँ पे ब्रीफिंग दूंगा आपको, जितने भी हमारे ट्रेजरी बैचेस के और अपोजिशन के दोस्त आए, मैं पूरी सिचुएशन आपको बताऊंगा। आपकी जो तजावीज़ है वो भी मैं आपसे लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 घंटे में बैठ के सारी चीज़ों को मैं समेट नहीं सकता।
वहाँ पे एक मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन दूंगा, पहले असेंबली में भी दी है मैंने, यहाँ पे लास्ट जो असेंबली थी उसमें, मगर उसमें आलम ये था कि सब ने कमिटमेंट की। फिरदौस शमीम नकवी साहब उठ के उसने अप्रिशिएट किया, हलीम आदिल शेख साहब ने उठ के अप्रिशिएट किया, ख्वाजा इज़ार साहब ने उठ के अप्रिशिएट किया। और हुआ ये अली भाई, जब एजुकेशन का डे फिक्स हुआ तो टोटल 37 मेंबर असेंबली में मौजूद थे और 13 लोगों ने स्पीचेस की थी उस पर। अब मैं कुछ नहीं कहता, सुनने वाले लोग सुन रहे होंगे। तो मैम कहते हैं कि भाई हमने पॉलिसी साइड पे जो काम किए हैं, मैं क्विकली आपको बताता जाऊं। टीचर्स लाइसेंसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है, 650 क्वालिफाइड टीचर्स थ्रू टीचर्स लाइसेंसिंग पॉलिसी थर्ड पार्टी के आ चुके हैं, जिनको ग्रेड 15 में हम जॉब्स देंगे और उनको अपॉइंट कहाँ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी, जनाब स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस के साइड और क्वालिटी दोनों को कवर होता है। हमने क्लस्टरिंग पॉलिसी अप्रूव करवाई है, मगर इस फ्लड ने हमें डिस्टर्ब किया। फ्लड के बाद स्कूल्स डैमेज हो चुके थे, तो क्लस्टरिंग पॉलिसी को हमने हॉल्ट कर दिया है फिलहाल, कि हम कुछ स्कूल बेहतर कर लें, उसके बाद हम क्लस्टरिंग पॉलिसी पे आएंगे। उसमें 18 से 20 स्कूल जो हैं वो एक क्लस्टर में शामिल होंगे। कोई 1800 से 2000 क्लस्टर पूरे सूबे में बनेंगे, 40,253 स्कूल्स पे। वहाँ पे एक हेड टीचर होगा, कॉस्ट सेंटर उसका अपना होगा, ये टीओ शीओ ये सारा कल्चर ख़त्म होगा। वहीं पे ट्रांसफर पोस्टिंग विद इन क्लस्टर वो करेगा। अगर क्लस्टर से बाहर वो निकलेगा तो डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर बोर्ड होगा, वो अप्रूवल देगा, तो डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर होगा, वरना टीचर अपॉइंटी वहीं होगा। स्कूल स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट होगी कि मुझे बल्दिया टाउन के फलां स्कूल के लिए टीचर चाहिए, तो वो इश्तिहार ऐसे आएगा, उस इश्तिहार में टीचर वहीं का ही होगा जो वहाँ पे होगा। अब तो ये नहीं होता, अब तो जनरल आते हैं, फिर वो फ्लाई करते हैं, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वेडलॉक पॉलिसी अप्लाई होती है, ये क्लस्टरिंग पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे। इट्स अ वंडरफुल, जिसको पूरी दुनिया के जितने भी थिंक टैंक्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उसने अप्रिशिएट किया है। मैंने एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में भी ब्रीफिंग में ये चीज़ बताई थी वहाँ पे। दूसरा सर, अपग्रेडेशन पॉलिसी। अब हमारा ये मसला ये है कि 36,000 प्राइमरी स्कूल है, हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। इस साल भी हमने बहुत से स्कूल लिए हुए हैं अपग्रेडेशन में, और हमारा ये है कि आइडियली तो वहाँ पे जहाँ पे हमारे यहाँ बिल्डिंग्स हों उसको अपग्रेड करें। दो अप्रोचेज हैं। दूसरा ये है कि बिल्डिंग हमारे पास जितनी भी है, 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं प्राइमरी से, हम उसको अपग्रेड करके एलिमेंट्री स्कूल कर देंगे। बच्चा 5वीं के बाद ड्रॉप ना हो, बच्चा इंगेज रहे और वहाँ पे उसको रिटेन करें स्कूल में, तब तक हम उसको 1-2 एडिशनल क्लासरूम्स प्रोवाइड करें। तो हमारी अप्रोच ये है कि हम अपग्रेडेशन पॉलिसी पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल पैरा होंगे इस साल, और हमारा ये टारगेट ये है कि आइंदा 4-5 सालों में हम कोई 6-7 हज़ार स्कूल अगर हम अपग्रेड करके अलॉन्ग विथ ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर गए, तो हमारा ये ड्रॉप आउट भी कम होगा, और उसके साथ आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन वाला जो सीन है वो भी, उसको भी कट लगेगा। सर जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुझे बड़ा दुख हुआ, जैसे ये मदर मिल्क बैंक जो ने बताया और बताते हुए वो सेंटी हो गई, तो मेरे पास कुछ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के आए लोग। उन्होंने रोते हुए कहा कि हमारे बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है। एक तो उनको सेंसस पे एतराज़ था कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है और कितनी दिखाई गई है पाकिस्तान में, और वहाँ पे मैंने उनको कहा कि ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी हम सिंध से लाएंगे, और वो बिल्कुल इंक्लूसिव पॉलिसी होगी, जिसको हम मेन स्ट्रीम में आपको लेके आएंगे। क्योंकि ये पीपल्स पार्टी ने किया था कि उनको राइट दिए थे और उनके कार्ड बने और उनको वोट का भी हक मिला, और उनके लिए नौकरियों में कोटा भी मुख्तस की गई। तो हम करेंगे वो ट्रांसजेंडर पॉलिसी, हम बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं। IPD मैंने आप बता दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पूरी दुनिया में एजुकेशन के हवाले से, वो है स्ट्रीम एजुकेशन, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, आर्ट्स, मैथ्स, ये स्ट्रीम एजुकेशन कहलाती है। और स्ट्रीम एजुकेशन के हवाले से हमने अभी से इनिशिएट लिया है, क्योंकि SDG 4 हमारा बनता है और हमारी कमिटमेंट है कि हम स्ट्रीम एजुकेशन को, ये हमने इंटरनेशनल बाइंडिंग है कि हम स्ट्रीम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। और स्ट्रीम एजुकेशन के हवाले से हम जो हैं वो इस साल 1000 खालिस्तान साइंस टीचर अभी हमने पोस्टें क्रिएट की हैं, और दूसरी पोस्टें हम रीडेजिग्नेट करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना बर्डन है सैलरी का कि हम नहीं चाहते कि न्यू SNEs लेने के बजाय हमारे पास जितनी भी रिडंडेंट पोस्टें हैं उसको हम रीडेजिग्नेट करवा के फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंस टीचर्स जो है वो अपने सिस्टम में लाएं। तो इनिशियली 1000 साइंस टीचर हमने लिए हैं, और जो ईयर है एकेडमिक ईयर 24-25
स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त ये हमने पूरे सूबे में साइंस इन सिंध के नाम से हम सेलिब्रेट करेंगे। अब बच्चे जो है हमारे स्पोर्ट्स के साथ साथ साइंस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे, अपने अपने मॉडल्स के साथ, अपनी अपनी साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ। और ये ग्रास रूट यूनियन काउंसिल से लेके लास्ट सबसे बड़ा जो इवेंट होगा वो कराची में होगा, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों उसमें शामिल होंगे। हम देखते हैं कि जिन बच्चों के बारे में हम कहते हैं कि ये परफॉर्म नहीं करते, अब देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के साथ ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो है हमारे वो कहाँ तक आते हैं और उनका स्टेटस क्या है। तो ये पूरा साल जो है हम स्टीम एजुकेशन के नाम हमने किया है। सर दूसरा जो है म्यूजिक और आर्ट टीचर के हवाले से यहाँ पे बात भी हो चुकी, जुल्फकार शाह साहब ने भी यहाँ पे गुफ्तगू की थी कि वो अभी तक कोर्ट ने स्टे दे दिया है वहाँ पे कि म्यूजिक और आर्ट टीचर आप ना लें। पहले यहाँ पे एतराज़ात भी हुए थे, मैंने वहाँ पे जवाब दिया, मैंने कहा भाई अगर परवरदिगार की सनाखानी हमें सुननी है, हमद अगर हमें सुननी है तो वो बेसुरे से नहीं सुनेंगे, हम सुर वाले से सुनेंगे। और आकाए दो आलम की अगर सना सुननी है, नैत सुननी है तो सुरीला गा सकता है, बेसुरा नहीं गा सकता। तो इसलिए म्यूज़िक का पर्पस फ़कत ये नहीं है कि वहाँ पे बैठ के जो है वो चमक चलो सॉन्ग गाएंगे और ये करेंगे। वहाँ पे बहुत सी म्यूज़िक एक कॉग्निटिव एबिलिटी बच्चे की डेवलप करता है और वो क्रिटिकल थिंकिंग को उजागर करेगा। इसलिए आर्ट और म्यूज़िक टीचर अभी तक लटके हुए हैं हमारे इसमें कोर्ट में, और मैं जज साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इसको भी आप बुलाएं। अब हमने एक इसके अब इस साल शुरू किया है विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को क्लब करके, क्योंकि हमारे जो स्कूल प्राइवेट सेक्टर ने अडॉप्ट किए हैं, जो EMOs एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं, वो बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारे वो स्कूल जो अमेरिका USAID के ताउन से 110 स्कूल बने थे, आप देख लें जो नॉर्दर्न सिंध में स्कूल बने हैं वो भी EMOs के थ्रू चल रहे हैं। और कराची में भी स्कूल जो NJV के पास स्कूल है, जो हमारा DCTO के पास स्कूल है, जो हमारा दूरबीन और ज़िंदगी ट्रस्ट के पास स्कूल है। हमने प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठा करके 300 स्कूल नेक्स्ट ईयर में हमने मॉडल स्कूल सपोर्ट यूनिट बनाया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को हमने साथ करके हम इन स्कूल्स को एक मॉडल बनाएंगे कि एक तल के लेवल पे एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का स्कूल हम उठाएंगे एक तहसील लेवल पे, और शहर में वो टाउन लेवल पे होगा, जिसको हम मॉडल स्कूल बनाएंगे जो हम रिप्लिकेट कर सकें। क्योंकि बिल्डिंग्स हमारे पास बनी हुई है, उसको ठीक करना है, थोड़ा बहुत वहाँ पे लैब्स इस्टेब्लिश करनी है और इन्हीं तर्ज पे चलाना है, जो एक बेहतर स्कूल के लिए जो लवाजमात हैं वो हम उनको प्रोवाइड करके हम 300 स्कूल इनिशियली जो है वो करेंगे। और ये मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें जो भी हमारे साथ काम करना चाहे प्लीज़ कम फॉरवर्ड। हमने फील्ड ऑफिसर्स के इंटरव्यू किए हैं, कोशिश की है कि अवेलेबल ऑफिसर्स में से हम कम से कम दो चार चीज़ों को खातिर में रखते हुए हम DOs और TOs की तकरीरें करें कि वो कम से कम फील्ड में जाके परफॉर्म कर सकें, जिनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखना हो आता हो, जिसको सर्विसेज रूल्स का पता हो, जिसको फाइनेंशियल रूल्स का पता हो। हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, कुछ पोस्ट किए हैं, कुछ मजीद जो है डायरेक्टर DOs जो है हम पोस्ट करेंगे इस हवाले से, वो अनकरीब वो हमारा चल रहा है। मॉनिटरिंग ऐप के हवाले से जो पहले यहाँ पे बात हुई थी कि एक ऐप बनी थी और उसका क्या हुआ, 12 अजला में आपने पायलट की थी, जनाब वो हमारी नहीं थी, वो चीफ जस्टिस साहब की फरमाइश पे बनी थी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब ने एक ऑर्डर दिया था कि उसने स्पेसिफिक इदारा भी बताया कि इससे बनवाओ और इन अजला में चलाओ। हम क्या करते, हमने कहा ज़िले सुबानी ज़िले इलाही जो हुक्म आपका, अब NITB को दें आप, NITB आपको बना के देगी, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। ये जो खराबियां जो आप बता रहे थे, इससे ज्यादा खराबियां हमने निकाली हैं उस ऐप से। वो हमारा फेडरल का जो इदारा है ना, कहते हैं कि भाई वहां पे इस्लामाबाद में दूध की नदियां बह रही हैं और सिंध में जो है वो खाक उड़ रही है। ये NITB की बनी हुई, पाकिस्तान का नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की बनी हुई ऐप थी, जिसमें इतने सारे फ्लॉज थे। अभी हम अपनी ऐप बना रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस कि हम मॉनिटरिंग में ट्रांसफर पोस्टिंग E-ट्रांसफर पे होगी, साल में एक दफ़ा हम ओपन करेंगे जून जुलाई में, जिसको भी ट्रांसफर करवाना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जहाँ पे वैकेंसी पोजीशन होगी वो ग्रीन जोन में होगा तो आ सकता है वहाँ पे ट्रांसफर, वरना साल के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग बंद होगी। और E-ट्रांसफर पे होगा हर एक ऑनलाइन, हम पेपरलेस करना जा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से काम लें, मैन्युअली जाने के बजाय। और होपफुली स्पीकर साहब यहाँ पर सजेशन आई थी कि आप भी इसको वो कर दें कि हम दफ्तर पे जाके सही करते हैं, इससे बेहतर है कि वहाँ पे बायोमेट्रिक लग जाए हमारा। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरफ हम जाएं और ये बहुत जल्द उस ऐप का वो हो जाएगा।
प्राइवेट स्कूल्स, जनाब स्पीकर, प्राइवेट स्कूल्स इतना ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और यहाँ पे बहुत सी बातें दोस्तों ने हुई। मैं इंडिविजुअली, मेरे पास सारों के नाम लिखे हुए हैं और रिस्पॉन्स भी लिखे हुए हैं। मैं क्योंकि मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ तो सारे उसमें मैं समझता हूँ कवर हो जाएंगे काफ़ी जो है वो रेस्पॉन्सेस। अब प्राइवेट स्कूल्स, हमारे पास 11,000 प्लस प्राइवेट स्कूल्स हैं और पाकिस्तान की अगेन जनाब स्पीकर पहली जो प्रोफाइलिंग और सेंसस जो अभी तक पंजाब में नहीं हुई है, केपी में नहीं हुई है, वो भी हमारे मॉडल पे अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमने मुकम्मल प्रोफाइलिंग कर ली है कि हमारे पास रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं, अनरजिस्टर्ड कितने हैं, जो क्राइटेरिया इस असेंबली ने सेट किए हैं लेजिस्लेशन के थ्रू, उस पर कितने स्कूल जो है वो पूरे उतरते हैं, कितने नहीं उतरते, वो हमने पूरा प्रोफाइलिंग की हुई है। आप मुझे जब कभी भी कहेंगे कि फलां स्कूल की मुझे डेटा दो, मैं आपको निकाल के ये भी दे सकता हूँ कि वहाँ पे कैंटीन है या नहीं है, वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है या नहीं है, वो कितनी एरिया पे स्कूल बना हुआ है, 120 पे बना हुआ है, 200 गज पे स्कूल बना हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए हमारी रेगुलेटरी है, वहाँ पे हमने, हमारे पास एसएनई का मसला था, अभी हमने कुछ पोस्टें रीडेजिग्नेट करके इंस्पेक्टर्स कोई 35 के करीब इंस्पेक्टर जो है हम इस साल थर्ड पार्टी के थ्रू मेरिट पे हम हायर करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसको देखा जाएगा वो है कि फ्री, गरीबों के बच्चों की 10% फ्री स्कॉलरशिप, क्योंकि लॉ कहता है कि जिस स्कूल की एनरोलमेंट 2000 है वहां पे आपको 10% के हिसाब से 200 बच्चों को फ्री में पढ़ाना है जो मेरिट पे सरकारी स्कूलों से और गरीबों के बच्चे उसमें आए। इसको मैं इंश्योर करवाऊंगा, चीखें निकलेंगी, आपके पास भी आएंगे काफ़ी और कहेंगे कि भाई आप मिनिस्टर साहब को कहें। मैं सच्ची बात है असेंबली के फ्लोर पे कह रहा हूं, अगर हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया तो बहुत देर हो चुकी होगी। गरीबों को इतना हक पहुंचता है कि अगर 40 लाख बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो उसमें 8 लाख गरीबों के बच्चे अगर दाखिल हो गए तो मैं समझता हूं ये रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन होगा। और आप हमारे जो 1972 के एक्ट उर्दू और सिंधी कंपलसरी लैंग्वेज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने असातिज़ा तो रख लिए हैं, असातिज़ा उर्दू के भी मौजूद हैं, सिंधी के भी मौजूद हैं। अब मसला ये है कि 13,000 स्कूलों में अगर 13,000 ही क्वालिटी उर्दू और सिंधी टीचर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब जब हम इंस्पेक्शन करवाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने सिंधी टीचर है, ये उर्दू टीचर है। अब उनको पूछते हैं कि भाई टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी तुम्हें आती है? नहीं आती। नहीं आता। मैं शायर हूँ, राइटर हूँ, सिंधी अच्छी लिख सकता हूँ, उर्दू भी लिख सकता हूँ, मगर मुझे कोई कहे कि उर्दू सिखाओ या सिंधी सिखाओ तो मुझे बुखार आ जाएगा, मुझे नहीं से सिखाओ। वो एक अलग काम है, एक बड़ा एक्सपर्टीज का मामला है। तो वो टीचर्स वहाँ पे हैं, मगर अब ये हमने किया है कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स, लैंग्वेज लर्निंग सेंटर्स उर्दू और सिंधी के हम स्टार्ट करवा रहे हैं। कराची में कुछ हो चुके हैं, कुछ अभी स्टार्ट करवा रहे हैं। वहाँ पे हम कहते हैं कि टीचर्स को ट्रेन करें कि लैंग्वेज में करें। और दुनिया में मैं आपको बता दूं कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने से कोई बड़ा मोतबर नहीं बनता। बच्चे की कॉग्निटिव या क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो अपनी मदर टंग में ही डेवलप हो सकती है। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे वो अपनी मदर टंग में उसको देते हैं तालीम। अब मेरे सामने ये फिगर होती है, मैं जब निकालता हूँ तो मैं बिलियंस में, मैं नहीं कोई मानेस्टली वो अंग्रेजी में मुझे मिलियंस और बिलियंस पढ़ने आते हैं। मैं एक डाका 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 में पहुंचाता हूँ। शर्जील मेमन भी इतना हिसाब नहीं कर सकता होगा जितना मैं जल्दी कर लेता हूँ, क्योंकि मलूक कुमार ने अपनी मदर टंग में मुझे फीड कर दिया है। कैलकुलेटर मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है, 1 2 बदू 4 4 2 4 10 थी फार्मूला साहब। तो वो हम कहते हैं कि वो हम अगर बच्चा सीखेगा तो वो अपनी धरती, अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, पूरी दुनिया जो है वो इंडिजिनाइज हो रही है। वो दुनिया अपनी सिविलाइजेशन और उससे प्यार करने लगी। हम अपने बच्चों को पोल्ट्री चिकन बना रहे हैं, बच्चे को ऑर्गेनिक चिकन बनाना होगा। इसलिए उसको मदर टंग उर्दू सिंधी जो भी मदर टंग है वो लानी होगी। हमने सिंगल नेशनल करिकुलम जब ये लाए थे, खान साहब, इमरान खान साहब, शफकत महमूद साहब आए, मैंने कहा बात आपकी अच्छी है, मगर हम पाकिस्तान फेडरेशन है और 18 अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 25A और आर्टिकल 22 ये हमें राइट देता है कि हम अपना करिकुलम बनाएं और हम अपना सिलेबस जो है वो डेवलप करें, टेक्स्ट बुक्स डेवलप करें। हमने उसी वक्त ही चेयरमैन साहब और सीएम साहब के साथ डिस्कस किया और हमने गुजारिश की कि आप मेहरबानी करके 4 सब्जेक्ट जो है वो आप कर लें, हम करने के लिए तैयार हैं।
आप बाकी जो सोशल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और लैंग्वेजेस और दूसरी चीज़ें आप नाफिज करना चाहते हैं, इसको मैं करिकुलम मार्शला का नाम दूंगा, इसको हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बाद में ये बात चलती रही और आगे जब आए राना तनवीर साहब आए, फेडरल मिनिस्टर बने, तो हमारी ये बात हुई और हमने शर्त रखी, अली भाई हमने शर्त रखा उनके साथ कि आप पंजाब में भी पंजाबी में पढ़ाएं, बच्चों को मदर टंग में आप तालीम दें, आप केपी में पश्तो में पढ़ाएं, आप बलोची पढ़ाएं। अगर ये बच्चा पढ़ेगा तो आपके यहाँ से ये कल जो लश्कर जंगवी और दूसरे ये इंतहा पसंद तंजीमें नहीं उठेंगी, क्योंकि वो बुल्ला शाह को भी पढ़ पाएगा, सुल्तान बाहू को भी पढ़ेगा, और वो अपने असास का उसके पप्पू से पता चलेगा। वो खुशहाल खान खट्टक को पढ़ेगा, गुल खान नसीर को पढ़ेगा, बस तवक्ली को पढ़ेगा, वरना आप क्या करेंगे, मुआशरा आपके कंट्रोल से निकल जाएगा। ये हमारी शर्त पे अब मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे कह रही है कि पंजाबी में अब तालीम शुरू हो रही है। ये यहाँ से सिंध सूबे की डिमांड पे आपके सामने खड़ा हुआ है, आपका खादिम, उसके डिमांड पे ये पाकिस्तान में मदर लैंग्वेज से स्टार्ट हुई थी। और हमने उसके साथ साथ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात हो गई, मैं फी स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हुई तो वो बढ़ा देते हैं, इस हवाले से भी हम उसको लाइन अप कर रहे हैं। इस हवाले से मैं जब आपके साथ बैठूंगा इस बजट के बाद, जब अपोजिशन के जिन दोस्तों ने बात की है, जो भी सवाल आते हैं उनको हम एड्रेस भी करेंगे वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें, टाइम पता नहीं कितना हो गया है, आई शुड वाइंड अप नाउ। बाकी इधर ही असेंबली में है, आपके जितने भी सवालात, जवाब, खदशात और जितने भी आपके अहकामात होंगे, हमारे सर आँखों पे आपको सुनेंगे भी सही, आपको रिप्लाई भी करेंगे। और सिंधी में कहते हैं जेड़ो हाल हबीबा तेड़ो पेश फिरिया। सो आखिर में मैं कहा, जाहिर बात है शायर हो और ऐसे कैसे हो सकता है, 2 बजे 2 सूना नचे। सख्त हालात के तेज तूफान में गिर गया था हमारा जुनून वफा। सख्त हालात के तेज तूफान में गिर गया था हमारा जुनून वफा। हम चरागे तमन्ना जलाते रहे, तुम चरागे तमन्ना बुझाते रहे। सरदार